हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग हिस्ट्री का जो चैप्टर 13 है महात्मा गांधी और नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात करेंगे। इसके बाद हमारा एक और चैप्टर रह जाएगा ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। उसके साथ ही हमारा हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट होगा। पोल साइंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिल चुके हैं। हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी को जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, ताकि आपको पता है कि डेट शीट सभी को प्रॉपर नहीं आई, बट सभी को पता है कि अप्रैल के एंड से 25 अप्रैल के बाद ही आपके एग्जाम होंगे। तो ऑलमोस्ट अभी भी आपके पास 2 मंथ से भी ज्यादा है, फरवरी से मार्च और मार्च से अप्रैल। तो अब क्या करना है, आपको बहुत डिटेल में अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो एक एक करके, ऐसे पोर्शन मैंने कंप्लीट कर दिया हिस्ट्री के, इसके बाद एक चैप्टर रहता है। फिर मैं इकोनॉमिक्स और जो ज्योग्राफी है उसको फटाफट करूंगी, और एंड में मैं इंग्लिश की वीडियोस अपलोड करूंगी, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है वो इंग्लिश को पूरा साल ना पढ़ के कुछ के एंड दिनों में पढ़ते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेन सब्जेक्ट्स है उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग इंग्लिश को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम महात्मा गांधी। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जब से आप लोग बोलना सीखते हो तब से आप लोग महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हो। बच्चा छोटा होता है, जब वो स्कूल जाता है 3 साल या 3.5 साल में, तभी से बच्चों को बताया जाता है फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी है। तो बचपन से ही हम लोग गांधी जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ सुनते आए हैं। तो ये चैप्टर वैसे भी इंटरेस्टिंग है, गांधी जी से रिलेटेड उनके जो मूवमेंट है, वही उनके लाइफ के बारे में, वही सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है, जो गांधी जी, देखिए बहुत सारे नेताओं ने आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, तब जाके हमको आजादी मिली। लेकिन उन सब में से सबसे ज्यादा जो पॉपुलर नाम था वो गांधी जी का था, महात्मा गांधी जी। और आजादी के बाद भी आपको पता है सबसे ज्यादा वो पॉपुलर जो हुए, वो एक तरह से बिना किसी स्वार्थ के, जब देश आजादी हुई तो कई जो नेता थे उनको सीट का भी था लालच, ठीक है देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कोई और मंत्री बन जाएंगे। बट इन्होंने कोई भी कैबिनेट में जगह लेना पसंद नहीं किया। चाहते तो बहुत कुछ ले सकते थे, बट उन्होंने कभी भी इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। समाज की सेवा करना, देश की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करना, जो इनकी सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी का मेन रीजन था। तो वही लिखा हुआ, महात्मा गांधी जी तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नेता थे। जितने भी लोग नेताओं ने जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, तो महात्मा गांधी के एकदम से पढ़ते हैं कि सबसे पहले देखिए महात्मा गांधी जी भारत में कब आए। देखिए, आना जाना तो लगा रहता था, लेकिन बेसिकली भारत में रहकर जब उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, तो जनवरी लिखा ना कि जनवरी 1950 पे 1915 में, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आपको पता है गांधी जी का पूरा जो नाम है आपको पता होना चाहिए। वो कहाँ पे आए? इंडिया में आए। कब? लगभग 2 डेकेड्स इन साउथ अफ्रीका, यानी कि 2 डेकेड मतलब एक डेकेड में 10 साल होती है। तो 20 साल के बाद तो एग्जैक्ट नहीं थे, लेकिन लगभग 20 साल था, क्योंकि लास्ट वो 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। और जब वो साउथ अफ्रीका गए थे तब भारत की कंडीशन जो थी बिल्कुल ही अलग थी। लेकिन अब जब 1915 में वो भारत लौटे हैं, तो भारत की जो स्टेटस है, भारत की जो सिचुएशन है, बहुत ज्यादा बदल गई है। अब यहाँ पे जो नेशनल मूवमेंट है बहुत तेजी से चल रहा है। कांग्रेस के जितने भी जगह है सभी में बहुत जगह ब्रांचेस खुल के देश में बहुत बड़े बड़े जो पावरफुल नेता आ गए हैं। स्पेशल आपने देखा कि 1905 से लेकर 7 के बीच में स्वदेशी मूवमेंट चला, जिसमें बाल, लाल और पाल, ये 3 जो नेता थे जो अलग अलग जगह से आते थे। लेकिन उसके बावजूद जो है, जिन्होंने एक तरह से देश में क्रांति लेकर आए, तो देश का जो माहौल है बहुत बदल चुका था अब। तो सबसे पहले लिखा है कि वो साउथ अफ्रीका से जब आए, तो साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। उनकी जो बेसिकली वहीं से पॉपुलैरिटी स्टार्ट हुई थी। जब गांधी जी भारत आए थे तो भारत में उनको इतना कोई जानता नहीं था, लेकिन साउथ अफ्रीका में एक ऐसे टेक्निक यूज किया जिसके कारण उनकी पॉपुलैरिटी जो है साउथ अफ्रीका में ही हुई, में ही नहीं, केवल भारत में भी उनकी जो लोगों के बीच उनकी छवि जो पॉपुलर हुई। तो सबसे पहले उनकी टेक्निक क्या थी? नॉन वायलेंस। देखो, वो अहिंसा को पूरी जिंदगी भर मानते गए। और लिखा है सत्याग्रह प्रमोट हार्मनी बिटवीन द रिलीजियस, कि जितने भी धर्म है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, दलित, अपर कास्ट, सभी के बीच में ये हार्मनी, भाईचारे लाने की कोशिश की। तो उन्होंने साउथ अफ्रीका से ही काम करना स्टार्ट किया। और जब वो भारत आए तो उनको पूरी कोशिश थी कि भारत में भी वो इस तरह का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो कर सके। क्योंकि उनका मानना क्या था कि अगर हम लड़ाई झगड़े से अपनी ये जो लड़ाई हम जीत भी लेते, लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन होगी वो बहुत बुरी हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारे देशों में, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन सब चीजों में उन्होंने देखा था। इसीलिए वो चाहते थे कि जो नॉन वायलेंस एक ऐसा टेक्निक है कि आजादी मिलने के बाद भी अगर हम उस टेक्निक पे चलेंगे तो हमको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी, सभी आराम से, प्यार से, भाईचारे के साथ देश में रह सकते, जो उनका सपना था। तो इसी उम्मीद से आए। तो उनके जो गुरु थे, याद रखना कि जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, उन्होंने कहा कि देखो, तुम जब भारत छोड़ के गए थे और अब जब भारत वापस लौटे, देश में बहुत कुछ बदल गया है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो ब्रिटिश इंडिया है, क्योंकि अब जो ब्रिटिश है वो पूरी तरह से पूरे भारत में छा चुके हैं। तो अब क्या करना है कि पहले तुम्हें लोगों के मिलना है, लोगों से बात करनी है, ट्रैवल करना है,
पूरे भारत को जानना है। देखो तुम कहीं से भी किसी के लिए भी काम करना चाहोगे, जब तक तुम वहाँ के लोग को, वहाँ के देश को नहीं जानोगे तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तो 1 साल तुमको क्या करना है, ट्रैवल करना है, लोगों को समझो, लोगों की समस्या को समझो। तो समस्या को समझोगे तो ही तुम उनके लिए काम कर सकते हो। तो उनकी एडवाइस पे उन्होंने यही करना स्टार्ट किया। तो पहली जो उनकी अपीयरेंस थी, यानी कि पब्लिक के बीच में जो गांधी जी पहले आए, सबसे पहले जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो फरवरी 1960 में इसको ओपनिंग हुई थी, ठीक है? वहाँ पे गांधी जी को इसलिए नहीं बुलाया गया था, गांधी जी मतलब इंडिया के बहुत बड़े नेता थे। उस टाइम पे केवल उनके जो साउथ अफ्रीका में जो पॉपुलैरिटी थी, उनका जो काम था, उन्हीं को रिस्पेक्ट देते हुए उनको वहाँ पे बुलाया गया था इस मोमेंट पे। इस मौके पे देश के बड़े-बड़े जो राजा थे, बड़े-बड़े अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पढ़े-लिखे लोग थे और कांग्रेस के एनी बेसेंट जैसे बहुत सारे और भी नेता वहाँ पर उपलब्ध थे। लेकिन जब उनकी बारी आई बोलने की, सभी ने अपनी-अपनी स्पीच दी। जब गांधी जी की बारी आई तो उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को उठाया जो उन्होंने जिससे पहले मतलब उनसे पहले उन्होंने किसी के बारे में मतलब किसी ने सोचा ही नहीं इस बारे में। लेकिन गांधी जी ने स्पीच में जो भी इंडियन पढ़े-लिखे लोग हैं, अमीर हैं, उनको एक तरह से उन्होंने बड़ा मतलब विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप लोग जो यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, अमीर हैं, पढ़े-लिखे लोग हो, यहाँ पे राजा भी है, बड़े-बड़े नेता भी है, लेकिन क्या यहाँ पे अगर हमारे भाई जो गरीब है, किसान है, मज़दूर है, अगर वो भी यहाँ पे होते तो क्या यहाँ की शोभा और नहीं बढ़ जाती? हम आज़ादी तब तक हमको नहीं मिल सकती जब तक कि हम गरीब लोगों को अपने साथ ना जोड़ें, जो किसान है, मज़दूर है, दलित है, शेड्यूल कास्ट वगैरह है, जब तक हम उनको नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारे देश में हमें आज़ादी मिल भी जाएगी और उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो उन्होंने गरीबों के प्रति जो कंसर्न दिखाया, ये एक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक बन गया। वो आम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आए जो गरीबों के बारे में इस तरह से सोचता है। यहाँ से कांग्रेस में भी जो लोग थे इनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। तो लेकिन गांधी जी स्पीच वाज़ ओपनिंग ऑफ जो था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्टेटमेंट इंटेंट टू मेक इंडियन नेशनलिज्म मोर प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड फॉर इंडियन पीपल एज अ होल। तो हमको जो है केवल अमीर और जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, उनको साथ लेने से आज़ादी नहीं मिल सकती, क्योंकि असली भारत जो है, जो ज़्यादातर किसान है, मज़दूर है, जो बैकवर्ड है, जो भी शेड्यूल कास्ट है, उन सबको साथ में लेना पड़ेगा, उनसे हमको जुड़ना पड़ेगा, तो जाके हमारी जो समस्या है वो सुलझ सकती है। तो वही है कि बहुत सारे जो लोग थे, मैंने बताया ना गांधी जी को जो उनके काम के कारण एक जो महात्मा का टाइटल उनको मिला था। तो हम गांधी जी के जो मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए गांधी जी ने वैसे तो बहुत से मूवमेंट चलाए, बट मेन जो उनकी लीडरशिप में चले और पॉपुलर थे, सबसे पहले उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, जिसे हम हिंदी में असहयोग आंदोलन कहते हैं। दूसरा उन्होंने जो सिविल डिसओबीडियंस, जैसे सॉल्ट नमक जो कानून बोलते हैं, और तीसरा जो उन्होंने चलाया सबसे लास्ट मूवमेंट, उसके कुछ सालों के बाद ही आज़ादी मिल गई थी। हिंदी में कहेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन और इंग्लिश में कहेंगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये 3 बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट उनके द्वारा चलाए गए मूवमेंट्स। तो एक-एक करके हम पहले पढ़ते हैं कि देखिए 15 में वापस आए, 16 में बनारस जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे उनकी सबसे पहले अपीयरेंस हुई। अब एक-एक करके वो हर साल कुछ ना कुछ एक ऐसे काम करे जिसके कारण वो ना केवल एक पर्टिकुलर जो रीजनल नेता बल्कि वो नेशनल हीरो के रूप में उभर कर सामने आए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या-क्या काम किया उनको हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए दिसंबर 1916, कई बार बुक में आपको 1916 में दे रखा होगा, क्योंकि दिसंबर में कांग्रेस ने अपना जो मीटिंग के एनुअल मीट करते थे कांग्रेस उस टाइम पे भी, और हर साल उनके प्रेसिडेंट चेंज होते थे। तो वहाँ पे के बाद वो सीधा जो है बिहार में एक जगह है चंपारण, जो भी 12th के बच्चे सबको पता ही होगा कि आप लोगों ने इंडिगो चैप्टर भी पढ़ा है। बहुत अच्छी बात है, इंडिगो से भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि राजीव शुक्ल था जो कि गांधी जी के पास गए, गांधी जी के जो बताना चाहते थे, वो एक किसान जो इंडिगो खेती कारण जो परेशान है, जो प्रॉब्लम है, वो बताने के लिए गए थे। तो वहीं से कांग्रेस की मीटिंग के बाद वो चंपारण गए, बिहार के छोटे से गाँव में, और वहाँ पे जो इंडिगो किसानों की जो दिक्कत थी, उनकी समस्या को सॉल्व किया और उनको कैसे लाइफ को बेटर तरीके से जीना है, अपने हाइजीन के बारे में, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, अपने हक हक के लिए लड़ना जो है, उन्होंने सिखाया। तो आपको क्वेश्चन भी आता है इंग्लिश में कि गांधी जी का जो चंपारण एपिसोड था, उनके लाइफ का सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट। देखिए टर्निंग पॉइंट मतलब क्या, कि वहाँ से लाइफ का जो मोड़ है एकदम से बदल गया। तो पहली बार उन्होंने इस तरह की मूवमेंट इंडिया में किया और वहाँ से जो किसान थे उन्होंने अपने हक के लिए लड़ना सीख गए और अंग्रेजों को पहली बार अंग्रेजों ने मतलब झुके हैं इंडियंस के सामने। तभी से उनके दिमाग में एक आइडिया स्ट्रक किया कि छोटा-सा बिहार का एक छोटा-सा गाँव है चंपारण, यहाँ पे अगर सब एक साथ मिल गए किसान और सभी लोग मिल गए तो भैया अंग्रेज सरकार को हमने झुका दिया। कि भारत इतना विशाल देश और इतनी बड़ी जनसंख्या, अगर सब एक साथ मिल जाएँगे, मतलब एक स्वर में अगर उठेंगे तो अंग्रेजों को यहाँ से भगाना बहुत आसान होगा। और इसी चीज़ को जो है जनशक्ति को वो समझ गए और उसके बाद धीरे-धीरे वो हर एक जो सेक्शन के लोगों को जोड़ना उन्होंने स्टार्ट किया। 17 में चंपारण हुआ, 18 के अंदर उन्होंने 2 मूवमेंट के, एक तो अहमदाबाद मिल में जो वर्कर्स थे,
उनकी वेजेस को बढ़ाने के लिए बात की, उनके काम के जो एनवायरनमेंट है उसको ठीक करने के लिए बात की। दूसरा उन्होंने खेरा, ये भी गुजरात में ही है, वहाँ पे जो भी किसान थे उनके मूवमेंट, जो उनके रेवेन्यू बढ़ाए जा रहे थे उनके लिए उन्होंने काम किया। तो देखा आपने, पहले 15 में आए, 16 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने स्पीच दिया जहाँ से उनकी पहली बार लोगों ने उनको जाना। 17 में चंपारण एपिसोड हुआ, 18 में 2 खेरा मूवमेंट और जो है अहमदाबाद मिल के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया। 1919 के बाद जो चीजें हुई गांधी जी की पॉपुलैरिटी के लिए और भी बहुत हुआ, लेकिन 1999 में आपको पता है कि पूरे भारत के अंदर एक कैंपेन चल रहा था, रॉलेट सत्याग्रह, जो कि सच में आपको पता होगा कि जो रॉलेट था 1914 से लेकर 1918 तक, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, भारत ने उनके लिए लड़ा। भारत के जो बहुत सारे लोग थे वो अंग्रेजों के सपोर्ट में लड़े थे, उनको एक्सपेक्टेशन थी, स्पेशली पंजाब के लोग जो थे, वे लड़ाई के बाद जो भी ब्रिटिश सरकार है उनको इनाम देगी, उनको टाइटल्स देगी, पर उसके जवाब में क्या मिला उनको? रॉलेट एक्ट। इस एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को भैया बिना जांच किए आप उसको पकड़ के जेल में डाल सकते थे। तो इसके खिलाफ जो है बड़े लेवल पे मूवमेंट चला, गांधी जी ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई। उसके बाद आपको पता है कि 1919 में जलियांवाला, जो आपने सुना होगा, बहुत ही मतलब दिल दहलाने वाली जो घटना हुई, जहाँ पे 400 लोगों को मारा गया। कहते हैं वहां पे कुआं था पूरा, मतलब लाशें ही लाशें हर तरफ दिखी। तो इसके बाद गांधी जी ने जो मूवमेंट चलाया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो उस मूवमेंट ने गांधी जी को एक नेशनल हीरो के रूप में, अभी वो गांधी जी छोटे-छोटे जगह पे, देखिए चंपारण बिहार का छोटा-सा डिस्ट्रिक्ट है, या गुजरात में खेरा, अहमदाबाद उन्होंने किया, लेकिन अब जो मूवमेंट था वो बहुत वाइड हो गया था, बड़ा मूवमेंट हो गया था। और गांधी जी पंजाब जा रहे थे, तो पंजाब जाते हुए उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और उसके बाद ही रॉलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी को कंबाइन करने के लिए, जो खिलाफत मूवमेंट था, जो बेसिकली आपने पढ़ा मोहम्मद शौकत अली, जो दोनों के लीडरशिप में मुस्लिम एक तरह से मूवमेंट था, जिसमें कहा गया था जो ऑटोमन एम्पायर है, जिस पे खलीफा या भी टर्की का जो रूलर है उसका ही शासन होना चाहिए, अंग्रेज इसमें इंटरफेयर ना करे, ताकि जो भी मुस्लिम कम्युनिटी है उनका एक तरह से जो भी एक मतलब कंट्रोल है वो बना रहे। तो गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को इस मूवमेंट से जोड़ दिया, ताकि जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी से काफी फायदा होगा और ब्रिटिश सरकार जो उन पे एक प्रेशर पड़ेगा। तो उसके बाद आपको याद रखना है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है आजादी के बाद पहली बार 1857 रिवॉल्ट के बाद इतने बड़े लेवल पे कोई मूवमेंट हुआ था, और अंग्रेज जो पहली मतलब 1857 के बाद जो डरे थे, घबराए थे इतने बड़े मूवमेंट को देखते हुए, काफी अच्छा चल रहा था। और जो ली फिशर, जो गांधी जी की जिन्होंने बायोग्राफी लिखी है, उन्होंने भी कहा था कि अगर हम बात करें कि अगर इसकी प्रभावशीलता के बारे में, यानी कि बहुत सक्सेसफुली चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद में थोड़ा सा वायलेंस हो गया था। वायलेंस ये था कि वहां पे यूपी में चौरा चौरी एक जगह है जहाँ पे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। कुछ जो पुलिस मतलब जो पुलिस वाले थे उनकी डेथ हो गई थी। जब गांधी जी को इंसिडेंट पता चला तो ये वायलेंट हो चुका है, तो वो काफी ज्यादा नाराज हो गए, क्योंकि उन्होंने सारे मूवमेंट में पहली एक ही कंडीशन थी, नॉन वायलेंस। जिंदगी भर उन्होंने इसी को अपना टूल बनाया और उन्होंने मूवमेंट को वापस ले लिया। जैसे इस मूवमेंट को वापस लिया, इतने सक्सेस हो रहा था, चरम सीमा पे था, अंग्रेजों पे काफी प्रेशर पड़ रहा था। जगह जगह पे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने स्कूल जाने बंद कर दिए, लोगों ने वो वकालत करना छोड़ दिया। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग जो सरकारी जो जॉब है वो छोड़ रहे थे, तो काफी सक्सेस मूवमेंट चल रहा था। लोगों ने जो जो फॉरेन गुड्स थे उनको होलिका जलाई, होलिका मतलब उनको बाइकॉट किया। तो इस तरह से मूवमेंट काफी सक्सेसफुली चल रहा था, लेकिन अचानक से वायलेंस के कारण गांधी जी ने जो वापस ले लिया, जिसके कारण गांधी जी को बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता थे वो इस फैसले से नाखुश थे, क्योंकि काफी सक्सेसफुल जा रहा था। ठीक है, तो क्या 1992 जो है गांधी जी ने ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इंडियन नेशनलिज्म, तो अब ये जो पूरा जो नेशनलिज्म है वो फैल गया था। इट वॉज नो लॉन्गर अ मूवमेंट ऑफ द प्रोफेशनल्स एंड इंटेलेक्चुअल्स। पहले जो कांग्रेस में बेसिकली लीडर्स होते थे वो बड़े बड़े प्रोफेशनल अमीर लोग अपर कास्ट के लोग, अब जो है ये मूवमेंट किसका बन गया था? जो किसान हो गए, वर्कर्स हो गए, आर्टिशियंस हो गए, इन सभी ने भी पहली बार इतने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। इससे पहले जो अमीर पढ़े लिखे लोग थे वही लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो मैंने बताया ना, गांधी जी ने पहले ही कहा था कि अगर जब तक हमारे मूवमेंट में किसान, वर्कर, आर्टिशियन, गरीब, शेड्यूल कास्ट ये नहीं जुड़ेंगे, जब ये लोग आगे नहीं आएंगे, जब इनको हम तवज्जो नहीं देंगे, तब तक देश में आजादी नहीं मिल सकती और आजादी का मतलब ही नहीं बनता। तो अब हम बढ़ते हैं, देखिए गांधी जी की पॉपुलैरिटी। देखिए सबसे बड़ी बात, क्या गांधी जी से पहले कोई और दूसरे नेता नहीं थे जो गांधी जी इतने जल्दी से इतने पॉपुलर हो गए? जी हाँ, बहुत सारे नेता थे। आपने एक से एक गांधी जी के अलावा बहुत सारे नेताओं का नाम सुना होगा। पर गांधी जी की पॉपुलैरिटी का रीजन उनकी पर्सनैलिटी थी। अब आप कहेंगे गांधी जी की पर्सनैलिटी तो कभी कभी भी अच्छी नहीं कहती। तो उनकी पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि 6 फीट हाइट या उनके डोले, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए गांधी जी सबसे पहली बात क्या, वो आम लोगों जैसे उनके कद काठी थी, यानी कि उनके जो हाइट थे, वेट थे, उनका जो एक पर्सोना जिसे बोलते हैं ना,
वो बेसिकली एक आम लोगों की तरह था, वो आम लोगों की तरह कपड़े पहनते थे, आम लोगों की तरह हिंदी भाषा बोलते थे। जबकि दूसरे नेता क्या थे, सूट-बूट पहनते थे, आपने देखा जवाहरलाल नेहरू जी का रेड रोज़ लगाते थे, इंग्लिश बोलते थे, जब भी वो बोलने के लिए आते थे, एक मंच तैयार होता था, मंच पे जरे जी भाषण दिया, तो वो नेता से कनेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन गांधी जी को देख के लगा रही है तो हमारे जैसा ही व्यक्ति है, हम आप में से कोई व्यक्ति है, जो एक हमें किसी चीज़ को अच्छी चीज़ों के लिए कह रहा है। तो गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी का उनका जो ड्रेसिंग सेंस था, जो आम लोगों की तरह पहनते थे, उनकी जो कद-काठी थी बिल्कुल साधारण थी। तीसरा उनकी जो भाषा थी, हिंदी में बोलते थे, सभी जो लोग उससे कनेक्ट हो जाते थे। उनकी लाइफ़स्टाइल बहुत सिंपल थी, जिसके कारण जो गांधी जी हैं, उनसे लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। वो लोग भी जो गांधी जी मान लो गांधी जी की आइडियोलॉजी और दूसरे नेता की आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, बट फिर भी गांधी जी का जो रिस्पेक्ट था, वो दूसरे लोग ऑपोजिशन भी करते थे। जैसे आपने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना होगा कि वो भी देखिए बीजेपी के नेता थे, बट जो लोग अटल बिहारी वाजपेयी से सहमत भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो गांधी जी को बोलते थे, "भैया अच्छा इंसान है।" या अटल जी को बोलते थे, "अच्छा इंसान है।" समझ आया कि नहीं? ठीक है, हमारी मतलब पॉलिटिकली डिफरेंसेस हैं, बट अगर एक इंसान की बात करें तो हाँ, वो इंसान बहुत सही है, अच्छा काम कर रहा है। ये रिस्पेक्ट तो उनकी हमें हर कोई करता था। अब मैंने बताया कि जैसे ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, जिसे देशद्रोह कहते हुए या देश को उन्होंने भड़का दिया, देश में उन्होंने एक तरह से वायलेंस करा दिया, इसलिए गांधी जी को जो है जेल में डाल दिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। याद रखना है आपको कि मार्च जो 19 जो आपको याद रखना है कि मार्च 1902 में जो है गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था। और जब गांधी जी को जेल में डाला गया तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि किस तरह से गांधी जी के जो जब जजमेंट सुनाया जा रहा था कि गांधी जी को 6 साल की सज़ा हुई, तो उस टाइम पे जो भी जज थे, उनका नाम याद रखना, जज का नाम था सीएन ब्रूनफील्ड, ठीक है? उन्होंने कहा कि मैं आज तक जिन भी लोगों को मैं सज़ा सुनाने जा रहा हूँ और या मैं सज़ा सुनाऊँगा इन फ्यूचर में की भी बात बताई उन्होंने कि तुम जो हो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हो, तुम्हारी एक अपनी पर्सनैलिटी है। जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, उनके लिए तो तुम भैया नेता हो, उनके लिए तुम महात्मा हो, उनके लिए तुम एक हीरो हो। लेकिन जो लोग तुमसे अलग उनकी आइडियोलॉजी है, अलग विचार है, अलग सोच है, वो भी तुमसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। मैं मतलब ठीक है कि तुमने एक तरह देश के अगेंस्ट आके काम किया, इसीलिए मैं तुम्हें सज़ा ज़रूर दे रहा हूँ, लेकिन देश में मुझे लग रहा है जिस तरह से हालात है, कि बहुत जल्द ही तुमको जेल से रिहा कर दिया जाएगा, जेल से रिलीज़ कर दिया जाएगा और तुम्हारी सज़ा कम होगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सोचिए एक जज जो है, जो उसको सज़ा दे रहा है, वो भी उसके लिए इतने ज़्यादा रिस्पेक्टफुल वर्ड्स बोल रहा है, तो आप समझ सकते हो गांधी जी की पर्सनैलिटी किस तरह से अलग थी। ठीक है, उसके बाद जब गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन महात्मा गांधी जो है, याद रखना है आपको कि लगभग 2 साल जेल में रहे। मार्च 20 में उनको जेल में दिया गया था और 9 फरवरी 1924 में जो है गांधी जी को जेल से रिलीज़ कर दिया गया। उसके बाद जो है गांधी जी बेसिकली जो सोशल वर्कर के रूप में काम करने लगे, जैसे खादी कपड़े बुनना, अनटचेबिलिटी, छुआ-छूत जैसी चीज़ों को लोगों को अवेयर करना, हिंदू-मुस्लिम को एक साथ यूनाइट करना, इस तरह की चीज़ें वो करने लगे रेदर देन पॉलिटिकली एक्टिव। तो यहाँ पे गांधी जी लगभग जो है 4 साल जो है सोशल वर्कर के रूप में काम करते रहे, लोगों को आपस में जोड़ते रहे, चरखा के प्रति, खादी के प्रति लोगों का कॉन्फिडेंस देते रहे। लेकिन जो पॉलिटिक्स में आ चुका है, जिसको भैया देश के लिए काम करना है, तो छोटे से बड़े लेवल पे ही जाना पड़ेगा। तो अब गांधी जी फिर से 1928 में दोबारा से सोच रहे थे अपने री एंटर करने की पॉलिटिक्स में। तो याद रखना आपको क्या है ना, आफ्टर फेलियर ऑफ साइमन कमीशन। देखिए साइमन कमीशन क्या है, एक ब्रिटिश लोगों की कमेटी थी, जो जितने भी कॉलोनिज़्म था उनकी जाँच-पड़ताल करने के लिए, चेक करने के लिए यहाँ पे आ रहे थे कि भैया ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जब ये इंडिया आए तो देखा गया कि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं थी, तो जो साइमन कमीशन का जो है बायकॉट किया गया, गो बैक साइमन के नारे लगे। तो गांधी जी भी जो है खुद इस मूवमेंट में नहीं जुड़े, बट इस मूवमेंट को उन्होंने पूरा सपोर्ट ज़रूर किया था। ठीक है? तो उसके बाद जो आपको याद रखना है, उसी साल 1928 में जो है एक और इंसिडेंट बारदोली। इसी बारदोली से आपको पता होगा, जब हमने पोल साइंस पढ़ा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पॉपुलर हुए थे, वो बारदोली से ही पॉपुलर हुए थे। कि वहाँ पे जो किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा था, ज़बरदस्ती उनको बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यू लगा दिया गया था, टैक्स लगा दिया गया था और जो किसान नहीं दे पाते थे उनसे ज़मीन छीन लेते थे। तो इस तरह से गांधी जी ने इसमें भी डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन गांधी जी ने उनको वल्लभ भाई पटेल को इसमें हीरो बनने का मौका दिया और पटेल जी ने इसको बखूबी निभाया। अब उसके बाद याद रखना है आपको कि जो 90 आपको पता है ना, एनुअल हर साल कांग्रेस की मीटिंग होती थी, तो इस बार दिसंबर 1929 में भी कांग्रेस की मीटिंग हुई। ये मीटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा अलग था, क्योंकि पहली बार इसमें जवाहरलाल नेहरू यंग नेता को एक तरह से प्रेसिडेंट बनाया गया कांग्रेस का, और इसी दिन पूर्ण स्वराज की डिमांड पहली बार 1929 में ही उठी थी। तो कांग्रेस लेकिन डिमांडेड पूर्ण स्वराज, और उसके बाद जो 26 जनवरी 1930 को एज ए इंडिपेंडेंस डे नेशनल वाइड पूरे देश में सेलिब्रेट किया गया।
और कहा गया कि झंडा फहराने के बाद हर कोई व्यक्ति क्या करेगा, जो कर सकता है इस दिन जितने भी शेड्यूल कास्ट है उनकी सेवा करेगा, खादी चलाएंगे या हिंदू मुस्लिम यूनिटी को करेंगे, तो कोई ना कोई सोशल वर्कर के रूप में आपको काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद धीरे धीरे गांधी जी उस टाइम पे अंग्रेजों ने बहुत बड़ा सॉल्ट टैक्स लगा दिया कि अब भैया जो नमक है वो केवल अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को बनाने का, बेचने का जो मोनोपोली है वो उन्होंने ले लिया। आम लोग ना तो नमक बना सकते, ना ही नमक को बेच सकते। तो इसके अगेंस्ट जो गांधी जी फिर से उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, सॉल्ट सत्याग्रह। हालांकि गांधी जी की इस चाल को सारे इंडियन समझ गए, क्योंकि सॉल्ट जो है, नमक जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर टैक्स लगाना उनका सबसे गलत कानून है। और उस टाइम पे जो भी मतलब इरविन जो वाइसराय थे उनको उन्होंने अपनी जो है मतलब बता दिया था कि भैया प्रोटेस्ट करने जा रहा हूँ। तो लेकिन उन्होंने इस चीज़ को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं लिया, लेकिन जो इंडियंस थे वो समझ गए थे गांधी जी बहुत बड़ा गेम फिर से खेलने जा रहे हैं। तो मार्च 1930 में गांधी जी ने फिर से अपना फेमस सॉल्ट मार्च जो है लॉन्च किया, दांडी सत्याग्रह ऑफिशियली। और इसके अंदर क्या था, वो अपने साबरमती आश्रम से 3 हफ्ते पैदल चलते हुए उन्होंने नमक क्या है, मुट्ठी भर सॉल्ट बना के, नमक बना के कानून को तोड़ा। जिसके बाद जो है जैसे ही गांधी जी ने इस तरह के काम करे तो सीधी सी बात है, देश में उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी। देखो सोशल मीडिया का जमाना ना होते भी गांधी जी देश में कहीं भी कुछ भी करते तो उनकी जो खबरें थी पूरी भारत में फैल जाती थी, ना भारत ना बल्कि पूरे विश्व में कहेंगे। इस बार जो मूवमेंट था वो केवल भारत तक ही सीमित नहीं था, इसको पहली बार जितने भी अमेरिकन मैगजीन थे, यूरोपियन मैगजीन थे, उन सब ने इसको कवर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब गांधी जी देखो पीछे जो नॉन कॉर्पोरेशन चला था वहां पे वो भारत के नेता बनकर उभरे थे, हीरो के रूप में पूरे भारत में पॉपुलर होते। लेकिन इस बार जो दांडी मार्च है उन्होंने उनको इंटरनेशनल हीरो बना दिया। तो कह रहा है यहाँ पे ध्यान रखना है कि टेकिंग अ गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह ऑल अक्रॉस लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, पीजन ब्रीच फॉरेस्ट लॉ, यानी कि लोगों ने जो जंगल के कानून थे, फॉरेस्ट लॉ तोड़ दिया, फैक्ट्री वर्कर्स ने स्ट्राइक पे चले गए, सबसे ज्यादा स्ट्राइक इसी टाइम पे हुई। लॉयर्स ने बाइकआउट कर दिया, कोर्ट स्टूडेंट फिर से स्कूल जाना बंद कर दिया, जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था। तो नवंबर 19 तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद ये मूवमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट था 3 चीजों से। पहली बार इसके अंदर जो फीमेल थी, आपको याद रखना है, कमला दास जो चट्टोपाध्याय थी, जिन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया था, देखिए हमारी 50% जो पॉपुलेशन है वो वुमेन्स की, और 50% वुमेन्स को आप साइड रख के आप प्रोटेस्ट करें, तो महिलाओं को भी, वुमेन्स को भी आप लोग पार्टिसिपेट करने का मौका दो इस मूवमेंट के अंदर। उन्हीं के कहने पर उनको मतलब जो वुमेन्स को भी है उन्होंने जोड़ लिया। तो ये एक नई चीज थी कि अब जो महिलाएं हैं वो भी घर से निकलकर आंदोलन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही है। दूसरा, इस पूरे जो भी मूवमेंट है उसको बड़ा कवरेज मिला। जो आपको पता होगा अमेरिका की बहुत फेमस मैगजीन टाइम्स है, उन्होंने इसको कवर किया। हालांकि स्टार्टिंग में जब गांधी जी ने मूवमेंट लॉन्च किया तो उन्होंने गांधी की कद काटी पर्सनालिटी को देखते कहा भैया 2 दिन में भी चल नहीं पाएगा, गिर के मर जाएगा और ये मूवमेंट जो है बीच में ही रुक जाएगा। लेकिन 1 हफ्ते के बाद ही गांधी जी की प्रति उसकी जो मतलब थिंकिंग थी बहुत ज्यादा बदल गई। और जिस तरह से गांधी जी के साथ लोग जुड़ते गए, जैसे जैसे गांधी जी आगे बढ़ते जा रहे थे, उनका जो लोगों का जो एक तरह सपोर्ट है वो इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था कि उसके बाद उन्होंने भी उनको एक नेता, हीरो के रूप में वो शब्द बोलना स्टार्ट कर दिया। तीसरा जो है कि इस मूवमेंट के बाद बेसिकली जो अंग्रेज है, ब्रिटिशर्स है, उनको समझ में आ गया था कि भैया अब जो है हम रूल नहीं कर सकते, अब हमको क्या करना पड़ेगा कि अपने जो भी ये सत्ता है, जो भी हम देश चला रहे, रूल कर रहे, उसमें हमें जो भी इंडियंस है उसको भी हमें शामिल करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आता भी है कि ये जो मूवमेंट था 3 बातों में किस तरह से बिल्कुल डिफरेंट था। तो पहला, वुमेन ने पहली बार इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। दूसरा, अगर हम बात करें तो इसको बहुत ज्यादा कवरेज मिली थी, इंटरनेशनल जो यूरोप और अमेरिका के जो भी न्यूज में थे उन्होंने इसको कवर किया था। तीसरा, मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि अब जो हमें इंडियंस को अपने साथ में लेकर ही काम कर सकते हैं। तो फिर से आपको पता है 60,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, गांधी जी को भी उसमें अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद याद रखना है आपको कि जो नवंबर 1930 में जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, गांधी जी ने किसी ने भी इसको अटेंड नहीं किया तो कोई मतलब ही नहीं बना। फिर 1931 में जो है गांधी जी को आपको याद रखना है कि रिलीज कर दिया गया, गांधी जी को जेल से निकाल दिया गया। और 1931 में जो है गांधी जी जो है क्या ना, गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, जिसके अंदर कहा गया सबसे पहले कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को जो है रोक दिया जाएगा, बट आपकी कुछ कंडीशन जो है गांधी जी ने रखी थी, जिसमें कहा था कि भाई जितने लोगों को आपने जेल में डाल रखा उसको रिलीज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो नमक बनाने का जो परमिशन है वो भी हम सबको देना पड़ेगा, इंडियंस को देना पड़ेगा। तो उसमें उन्होंने कोई ऐसी मतलब पूरी तरह से कंक्लूजन नहीं निकला था उनका, ठीक है हम इसके बारे में बात करेंगे, ऐसा एश्योरेंस दिया था, नहीं कि कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था। तो कह रहा है दिस कहना पैक्ट ड्रॉ मैनी क्रिटिज्म, तो इसमें जो है इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि गांधी जी कुछ भी कंक्लूजन जो बात है वो लेकर नहीं आए।
समझ आया कि ना, गांधी जी वॉज अनेबल टू ऑब्टेन अ कमिटमेंट टू पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फॉर द इंडियंस फ्रॉम द वाइसराय ऑफ कॉम्टेमिलियन एश्योरेंस टू टॉक, यानी कि सिर्फ बात करने का उन्हें आश्वासन दिया था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ गांधी जी 1931 में, जो लंदन में गए, गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया कांग्रेस को, बट वहां पे भी कोई जो है कोई निष्कर्ष, कोई नतीजा नहीं निकला। और जब गांधी जी यहाँ पे फिर से वापस इंडिया आए और गांधी जी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया, लेकिन उस टाइम पे उनको इतनी मोमेंटम नहीं मिली। ऐसा नहीं कि आप मूवमेंट स्टार्ट करोगे बीच में छोड़ दोगे, फिर से आप मूवमेंट स्टार्ट करोगे, तो जो आम लोग हैं वो इतनी जल्दी आपस में जुड़ते भी नहीं पाते, तो वो मोमेंटम नहीं मिला। लेकिन अब तक गांधी जी बहुत पॉपुलर हो गए थे। गांधी जी के बहुत सारे जो लोग हैं वो गांधी जी से जुड़ चुके थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सी गोपालचारी, यानी कि जितने भी बड़े बड़े लोग थे वो गांधी जी से काफी इन्फ्लुएंस हो गए थे, काफी ज्यादा प्रभावित हो गए थे। गांधी जी की जो है मतलब काफी ज्यादा रिस्पेक्ट इस टाइम तक हो चुकी थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। तो गांधी जी दोबारा उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया, बट वो सक्सेस जो गांधी जी को नहीं मिली जो उन्होंने पहले उनको मिली थी। तो अब आपको पता है, मैंने बताया ना अभी, जो अंग्रेज है हमको समझ में आ गया था कि अब जो है हम इंडियंस को साथ लिए बिना देश में रूल नहीं कर सकते। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था तो आपने देखा होगा कि 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें बहुत सारी बातों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। लिखा in 1935 a new government of India act was formed which promised to representative form of government। उसके बाद 1937 में प्रोविजनल इलेक्शन हुए, कांग्रेस ने जो है 11 मतलब राज्यों में से कह सकते हैं 8 में उनको जीत मिली, और जो मुस्लिम थे जहां पे उनकी सीट रिजर्वेशन थी केवल उन्हीं पे उनको अच्छी खासी सक्सेस मिलने को मिला। अब फिर आपको पता है सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, 1945 तक जो चला था, ये सब जितने भी यहाँ पे ह्यूमैनिटी बच्चे सबको पता ही है। तो गांधी नेहरू जी ने कांग्रेस, उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन एक ही इसी शर्त पे सपोर्ट करेगा कि भैया आप ये प्रॉमिस करो कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो अब भारत को आप आजादी दे दोगे। तो उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, और इसी कारण से जो भी कैबिनेट थे कांग्रेस को, उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और अब वो क्या करने लगे कि अब वो फिर से मूवमेंट चलाने की सोचने लगे। लेकिन थ्रू द 1940-41 कांग्रेस ऑर्गेनाइज सीरीज ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह टू प्रेशर द रूलर टू प्रॉमिस फ्रीडम वंस द वॉर हैड एंडेड। अब जितने भी रूलर्स थे उन सबको मनाने लगे, सबको समझाने लगे कि तुम लोग भी ब्रिटिश सरकार पे प्रेशर डालो, जो तुम सब उनके सरकार के मतलब प्रेशर डालोगे तो क्या होगा कि अब जो है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो हमको आजादी मिल जाएगी। ये कोशिश हम सबको करनी है, इसलिए मूवमेंट वो जगह जगह पे करने लगे। तो अब याद रखना है आपको कि जो 1940 में टू नेशन थ्योरी पुट फॉरवर्ड द जिन्ना। अब भैया जो 1940 के आते आते अब जो है बेसिकली इंडियंस और जो ब्रिटिशर्स उनकी लड़ाई नहीं थी, अब ये जो मूवमेंट है वो ट्राइंगुलर हो गया था। कांग्रेस, मुस्लिम लीग भी आ गई थी, कांग्रेस है यहाँ पे, और एक तरफ ब्रिटिशर्स है, तो ट्राइंगुलर जो है वो हो गए। तो फिर आपको याद रखना है कि 1942 में कह रहा है, उसके बाद जो क्रिप्स मिशन आपने सुना होगा कि क्रिप्स आए, भारत आए थे और गांधी जी से मिले थे, समझाने की कोशिश की थी, बट जो क्रिप्स मिशन है वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो गांधी जी ने इसीलिए 1942 अगस्त में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, वो उनका आखिरी मूवमेंट था। जैसे ही उन्होंने किया तो अंग्रेजों को पता था भैया गांधी जी इस मूवमेंट से जुड़ेंगे तो फिर से जो है बड़े मात्रा में बड़े लोग इससे जुड़ जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, गांधी जी को जेल में डालते, जितने भी बड़े बड़े लीडर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, नेहरू जी हो गए, सभी को जेल में उन्होंने डाल दिया। लेकिन इस टाइम पे उन्होंने सबसे पहले ध्यान रखना है कि किन उनको हर कहते हैं ना, हर मूवमेंट में एक हीरो बनने का अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली में मिली थी, तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जो बिहार के बहुत बड़े नेता थे, इमरजेंसी मैंने पढ़ाया था, जिन्होंने इंदिरा गांधी को मजबूर कर दिया था अपने पद छोड़ने के लिए, तो वही जयप्रकाश नारायण इस मूवमेंट से हीरो बनकर उभरे थे, जगह जगह जाकर उन लोगों में अवेयरनेस फैलाई थी। लेकिन इस टाइम पे बड़े बड़े नेता जेल में होने के कारण जो मुस्लिम लीग है उसको एक अच्छा खासा टाइम मिल गया कि जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है वहां पे जाकर उन्होंने सेपरेट जो है देश की डिमांड की और बहुत सारे मुस्लिम को कन्विंस भी कर लिया। समझ आए? तो इसी टाइम पे क्वेश्चन भी आता है कि भैया जो गांधी जी के जेल में रहने के कारण जो मुस्लिम लोग हैं जो जिन्ना से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए और उन्होंने बेसिकली एक सेपरेट देश की डिमांड कर दी थी। उसके बाद आपको पता है कि 1945 में जो है वहां पे इलेक्शन हुए, लेबर पार्टी की सरकार आई, और अब जो सरकार आई थी वो क्या थी, बेसिकली जो भारत को आजादी देने के पक्ष में थी। लेकिन इससे पहले जो 1942 में हुआ था, चर्चिल, मैंने बताया ना, जो आपने सुना होगा कि लंदन के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया था कि भैया भारत को आजादी नहीं देगी, भारत की जो भी ब्रिटिश है उसको कॉलोनिज्म खत्म नहीं कर सकता। लेकिन अब जो है वो क्या है, भारत को आजादी देने के लिए तैयार थे। तो अब निकला 1946 में कैबिनेट मिशन में आए जो कि हिंदू मुस्लिम के बीच जो है बेसिकली बातचीत करने को तैयार थे, लेकिन फेड टू गेट द कांग्रेस एंड लीग ऑन एग्री ऑन द फेडरल सिस्टम। तो बेसिकली इन दोनों पे से आपस में किसी तरह का कोई
कंक्लूजन नहीं निकला। और लिखा ना 1916 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे बाय डे वॉज, लेकिन याद रखना डायरेक्ट एक्शन डे वॉज कॉल्ड बाय जिन्ना टू प्रेस द लीग डिमांड फॉर पाकिस्तान कम्युनल राइट्स इन बंगाल, बिहार, यूपी, यानी कि यहीं पे उन्होंने जो डायरेक्ट एक्शन डे को सेलिब्रेट किया और वहीं से प्रेशर किया कि भैया अलग से भारत से अलग एक पाकिस्तान की डिमांड की, और वहीं से कम्युनल राइट स्टार्ट हो गए। सबसे पहले बने बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब। फिर 1947 में जो लॉर्ड माउंट बेटन जो है वो नए वायसराय बने, और फाइनली 15 अगस्त 1947 को जो है भारत को आज़ादी मिल गई। लेकिन आज़ादी के साथ ही भारत के 2 टुकड़े भी हो गए, ये सब हम जानते ही हैं। तो देश में जो आज़ादी तो मिली, लेकिन आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत चुकाए वो हिंदू मुस्लिम जिन्होंने एक साथ लड़ाई लड़े थे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहते थे। आज जो है धर्म के नाम पर जिस तरह से एक दूसरे को मार रहे थे, जिस तरह से एक दूसरे को काट रहे थे, ये बहुत ही दुख की बात थी। गांधी जी इससे बहुत ज्यादा चिंतित हुए, बहुत परेशान हुए। तो याद रखना है कि यहाँ पे जो 15 अगस्त 1947 को गांधी जी वॉज नॉट इन दिल्ली टू विटनेस द फेस्टिवल। सभी फेस्टिवल मना रहे थे, देश में जश्न मना रहे थे आजादी की, लेकिन गांधी जी ने एक भी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं किया। वो कलकत्ता में थे और बेसिकली 24 घंटे के फास्ट पे थे। कह रहा कि ड्यू टू द इनिशिएटिव गांधी जी नेहरू कांग्रेस पास्ट अ रेजोल्यूशन ऑन द राइट ऑफ माइनॉरिटीज, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि जो लोग मतलब इंडिया में मुस्लिम रह गए हैं उनके साथ जो है अच्छा बिहेव किया जाए, क्योंकि भारत जो है हमेशा से टू नेशन थ्योरी में कभी बिलीव नहीं करता। भारत जो है माइनॉरिटी जो भी है यहाँ पे उनके साथ वही रिस्पेक्ट, वही सम्मान होना चाहिए जो यहाँ के मेजोरिटी के साथ हो। और इस तरह से चाहते थे कि यहाँ पे भी जो हिंदू और मुस्लिम है मिलकर आपस में रहे। आफ्टर वर्किंग टू ब्रिंग पीस टू बंगाल, गांधी जी दिल्ली आए, वेयर द गांधी जी होप टू मूव द राइट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट टू पंजाब। गांधी जी बेसिकली दिल्ली से पंजाब जाना चाहते थे ताकि वहां पे जो भी जिन जिन एरिया में टेंशन था ज्यादा, उन सभी एरिया में जाकर वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को फिर से वापस लाना चाहते थे। यार 30 जनवरी आपको ये याद रखना है कि हालांकि उनको जो 20 जनवरी को भी मारने की कोशिश की गई थी, बट उसके बावजूद जो है गांधी जी ने किसी तरह कोई सिक्योरिटी नहीं ली, वो रूटीन में अपना काम करते रहे। उसके बाद जो है जैसे नॉर्मल वो प्रेयर करने जाते हैं, तो उसी दिन भी वही प्रेयर सभा उन्होंने अरेंज किया था। तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी व शूट बाय नाथूराम गॉडसे। ये आपको पता होगा नाथूराम गॉडसे के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, उनको मार दिया गया था। हालांकि उन्होंने अपनी स्पीच दी थी कि उन्हें मारने का उन्हें कोई मतलब गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि गांधी जिस तरह से मुस्लिम लोगों को सपोर्ट करते हैं, मुस्लिमों को खुश करना चाहते हैं, ये माइनॉरिटी को जिस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, मेजोरिटी को दबाना चाहते हैं, क्योंकि भारत के अंदर मुसलमानों की स्थिति इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन हिंदुओं की स्थिति जो पाकिस्तान में इतनी बुरी थी। बट गांधी जी ने जिन्ना से या मुस्लिम नेताओं से किस तरह की बात नहीं की, जिसके कारण काफी ज्यादा नाराज थे, और इसी कारण से उन्होंने कहा कि मुझे कोई गम नहीं है। हालांकि उनके मरने का जो दुख है पूरे भारत को ही नहीं बल्कि विश्व को, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने भी उनके शोक को मतलब व्यक्त किया, कहा कि अब्राहम लिंकन से उनकी तुलना की कि देश में इस तरह से एक धर्म या जाति के नाम पे इतने बड़े नेताओं को मार दिया जाता है। तो काफी ज्यादा जो शोक है, देश ने बहुत बड़ा नुकसान जो है देश को झेलना पड़ा। तो अब है कि सोर्सेज नो अबाउट द गांधी जी। देखिए गांधी जी की अगर हम बात करें तो गांधी जी के बारे में जानना उस टाइम पे जो है मीडिया अवेयर हो चुकी थी। मैंने बताया बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे, यूरोप के थे, मैंने बताया टाइम मैगजीन अमेरिका जिन्होंने सॉल्ट मार्च किया था उसको कवर किया था। तो ये सारे सोर्सेज है गांधी जी के बारे में बेहतर जानने के लिए। गांधी जी के बहुत सारे लोगों ने बायोग्राफी लिखी है, साथ ही साथ गांधी जी के बहुत सारे पर्सनल लेटर्स हैं जो कि गांधी जी के लिखा ना कि पब्लिक वॉइसेस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट। देखिए गांधी जब कोई मूवमेंट करते थे तो ब्रिटिशर्स क्या करते, जगह जगह पुलिस को तैनात करते थे उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो उन सब ने जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है उसमें भी गांधी जी के बारे में बहुत कुछ मतलब रिकॉर्ड्स में मिले हैं। तो यहाँ पे सोर्सेज से पहला पब्लिक वॉइसेस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट, सीरीज ऑफ पर्सनल लेटर पब्लिश बाय गांधी जी इन इज अ जर्नल ऑफ हरिजन, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स एडिटेड बाय नेहरू जी। नेहरू जी ने बहुत सारे लेटर जो पर्सनल लिखे, क्योंकि देखो हर एक पर्सन की 2 पर्सनालिटी होती है, एक लोगों के सामने होती है, एक पर्सनली, यानी कि आपस में जब गांधी जी देश में समस्याएं देखते होंगे तो कहीं ना कहीं वो भी तो भावुक होते होंगे, उनके भी तो इमोशंस रखते होंगे। तो वो सारी चीजें वो अपने आपस में जो भी उनके फ्रेंड्स होंगे, कलीजियस होंगे, उनके साथ वो शेयर करते होंगे, तो उनसे भी उनकी पर्सनैलिटी को झलक देखने को मिलती है। उसके बाद बहुत सारे जो होम डिपार्टमेंट्स में जो लेटर्स लिखे गए उस टाइम पे न्यूज़पेपर ने गांधी जी के बारे में लिखा, तो ये सारे सोर्सेज जो गांधी जी के बारे में बेहतर तरीके से आप और हम जान सकती हैं। तो अब यहाँ पे टाइमलाइन आ जाते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है। तो बेसिकली 15 में हमने देखा गांधी जी रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका से। 16 में आपको पहली बार उनकी पब्लिक अपीयरेंस हुई थी, कहाँ पे जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को कराया था। 17 में चंपारण मूवमेंट हुए, 18 में आपको खेरा और अहमदाबाद मूवमेंट चलाए, 19 में आपको पता है रॉलेट सत्याग्रह हुआ, 19 में ही जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, 21 में नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट चला, 28 में जो पीजन मूवमेंट बारदोली के अंदर,
30 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला गया। उसके बाद आपको 1931 में आपने देखा कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें गांधी जी लंदन में गए थे। गांधी जी कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे और कह रहे थे भैया पूरा भारत को रिप्रेजेंट करता हूँ। लेकिन उसको इस गांधी जी के सेंटेंस को 3 लोगों के द्वारा चैलेंज किया गया। सबसे पहले तो राजे रजवाड़ों के द्वारा, भैया ये गांधी जो है पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं करता, हमारे जो प्रिंसिपल स्टेट है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। दूसरा, उसके बाद जो मुस्लिम लीग है उन्होंने भी कहा कि भैया जो ये मुस्लिम लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करता गांधी। और तीसरा आपने कहा बहुत तेज तरार जो भीमराव अंबेडकर लॉयर थे, उनका ये दलित जो है शेड्यूल कास्ट है उसको भी गांधी रिप्रेजेंट नहीं करता। ये केवल कांग्रेस और कुछ ही क्लास के लोगों को गांधी जी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको याद रखना 1931 में जो इरविन पैक्ट हमने कहा था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था दिसंबर में। 1935 इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने थे और यहाँ पे जो बहुत सारी चीजों को उठाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। 1939 में जो कांग्रेस मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि कांग्रेस 1939 में जब सेकेंड वॉर स्टार्ट हुआ तो नेहरू जी और गांधी जी ने कहा था ब्रिटिशर्स को कि कांग्रेस आपको सपोर्ट करेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, पर शर्त यही है कि उसके बाद हमको आजादी मिल जाएगी। बट उन्होंने मना कर दिया, जिसके कारण जो है मिनिस्टर उन्होंने रिजाइन दे दिया था। 1942 में गांधी जी ने लास्ट मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था। 1946 में आपको पता है जो हिंदू मुस्लिम जो है कम्युनल राइट्स बड़े लेवल पे हो गए थे। फाइनली इंडियन 47 में गांधी जी की मदद से, सभी नेताओं की मदद से पूरे देशवासियों को जो दिन के इंतजार था, आजादी भारत को फाइनली मिल गई। लेकिन आजादी मिलने के साथ देश के 2 टुकड़े भी हुए और उससे के बाद जो देश में बहुत बड़ी घटना हुई 30 जनवरी 1940 को, कि गांधी जी को जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा मार दिया गया। तो ये इस तरह से जो एक पूरे युग का अंत हो गया। तो ये पूरा आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, आज या तो कल। उसके बाद हमारा ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, उसको भी एक ही क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक क्लास में पूरा फ्लो बना रहता है। और जब भी वीडियो सुनने के बाद अपनी एनसीईआरटी उठाओगे तो आपको सारी चीजें वही मिल जाएगी जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। एक एक करके सीरीज में आपको ऐसे याद रहेगा, डेट टाइम तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारा चैप्टर बहुत क्लियर एक स्टोरी की तरह आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन गांधी जी को ये मूवी ही देख रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छे चैप्टर में समझ में आ गया। फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई पर्टिकुलर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर से अपने वीडियो बना के आपको समझा दूंगी। थैंक यू।